डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे रोटेटरी मोशन। द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स ऑन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। स्पिनिंग मोशन कौन सी होती है? स्पिनिंग मोशन या रोटेटरी मोशन एक ही चीज़ है। वो मोशन जिसमें कोई भी चीज़ अपने ही इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, अपने ही सेंटर के गिर्द घूमती है, अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमती है, वो होती है रोटेटरी मोशन। जैसे मोशन ऑफ अ टॉप, लट्टू की मोशन। लट्टू जब हम घुमाते हैं तो लट्टू अपने ही इर्द गिर्द घूमता है। उसके बाद मोशन ऑफ अ व्हील, अगर यहां पे हम एक व्हील फिक्स करें और उस व्हील को घुमाएं तो व्हील अपने ही सेंटर एक्सल के इर्द गिर्द वो घूमेगा। उसके बाद अगर हम देखें मोशन ऑफ अ फैन, चाहे आप पेडिस्टल फैन देखें चाहे आप सीलिंग फैन देखें, वो क्या होता है जी? सेंटर में एक हुक लगा हुआ होता है और उसी हुक के गिर्द, अब वो हुक क्या है? वो एक्सिस है। उसी एक्सिस के इर्द गिर्द बॉडी रोटेट करती है, मूव करती है। इसे कहते हैं स्पिनिंग मोशन। जो अर्थ की मोशन है, अर्थ की दो तरह की मोशन है। एक तो है सर्कुलर मोशन कि सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। दूसरी जो अर्थ है वो अपने इर्द गिर्द भी, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द भी चक्कर मुकम्मल करती है, घूमती है। तो स्पिनिंग मोशन कौन सी मोशन हुई? वो मोशन जिसमें कोई भी बॉडी अपने ही सेंटर के इर्द गिर्द घूमती है, वो स्पिनिंग मोशन होती है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे राइट डाउन किए हैं। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स आमने सामने राइट किए हैं। ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल। आप लोगों ने कॉपी पे जब लिखना है बिल्कुल इस तरह नहीं करना। आपने एग्जाम्पल की हेडिंग देनी है, फिर पहली नंबरिंग दे के मोशन ऑफ टॉप इधर लिखना है। सेकंड जो है मोशन ऑफ व्हील आपने यहाँ पे नहीं लिखना बल्कि नीचे यहाँ पे लिखना है। और थर्ड वन फिर उसके नीचे इस तरह लिखनी है आपने। उसके बाद है जी वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन जैसे नाम से ही जाहिर है कि कोई चीज़ वाइब्रेट करेगी। देखिए, जब भी वाइब्रेशन होती है तो एक चीज़ अपनी जगह नहीं छोड़ती बल्कि एक ही जगह के ऊपर रहते हुए वो वाइब्रेट करती है। जैसे कि हम देखते हैं, देखिए, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी। टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे पीछे। किसी भी बॉडी की वो मोशन जिसमें वो आगे पीछे मूव करती है। आगे पीछे तो मूव करे मगर एक खास पॉइंट के इर्द गिर्द ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन कहते हैं जो एवरेज पॉइंट होता है, सेंट्रल पॉइंट, वस्ती नुक्ता। जैसे मैं यहां पे अगर हम पेंडुलम बनाएं तो पेंडुलम कुछ इस शक्ल का होता है। पेंडुलम इस शक्ल का होता है। अब देखते हैं जी पेंडुलम मूव करेगा यहां से, तो देखिए जी, अगर पेंडुलम को मैं यहां से पकड़ के यहां पे लाऊं और यहां पे छोड़ूं तो पेंडुलम के ऊपर चला जाएगा? नहीं। पेंडुलम यहां से अगर मैंने छोड़ा है तो वापस यहां पे आएगा, यहां पे, और यहां से फिर वापस यहां पे ये मूव करेगा। ये क्या है जी? ये है मीन पोजीशन। ये वाली जो जगह है ये क्या है? मीन पोजीशन। अब ये जो बॉब ऑफ द पेंडुलम है, ये जो छोटा सा होता है इसे बॉब बोलते हैं। बॉब ऑफ द पेंडुलम है। अगर मैं यहां पे लाके इसको छोड़ूं तो ये इधर ही मूव करता रहेगा। इधर आएगा, यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, यहां पे आएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि पेंडुलम का बॉब मूव कर रहा है, अगर ये मूव कर रहा है तो ये कहां तक जाता है? 1 किलोमीटर दूर जाता है, 5 किलोमीटर दूर जाता है, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर जाता है। ये कहीं भी नहीं जाता। ये इधर ही एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द अपनी मोशन को रिपीट करता है। ये कहीं भी नहीं जाएगा। ये इधर ही रुक के अपनी पोजीशन को, अपनी पोजीशन, इसी खास पोजीशन के इर्द गिर्द, यहां से जाते हुए भी यहां से गुजरेगा, वापस आते हुए भी यहां से गुजरेगा, यहां से गुजरते इवेंचुअली ये स्टॉप हो जाएगा मगर गुजरेगा यहीं से ही। एक मीन पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो, आगे पीछे, आगे पीछे, उसी पॉइंट के इर्द गिर्द ये मूव करेगा। तो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है। और जो मोशन है वो आगे पीछे, इसको हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन, ये नहीं वाइब्रेटरी मोशन।
इसकी मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखी है, मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, क्लॉक के साथ जो पेंडुलम लगा होता है उसकी मोशन। मोशन ऑफ चिल्ड्रन इन अ सीसा, सीसा आपने देखा होगा कि सीसा में यहाँ पे स्पोर्ट होती है और उसके ऊपर यहाँ पे सीसा बना हुआ होता है। एक बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ होगा और एक बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ होता है। अब क्या होता है, ये है मीन पोजीशन, ये वाली, ये मीन पोजीशन है। अब ये बच्चा नीचे आएगा, ये बच्चा ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, यानी एक ही पॉइंट के एक चीज ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है। तो लाजमी नहीं है कि ये आगे पीछे मोशन हो, ऊपर नीचे मोशन भी हो सकती है। तो सी सा की एग्जाम्पल ये यहां पे लिखी है हमने। उसके बाद देखिएगा जी एग्जाम्पल्स भी, इसकी एग्जाम्पल भी आपने बिल्कुल इसी तरह लिखनी है कि मोशन ऑफ पेंडुलम ऐसे लिखना है, फिर इसकी जो सेकंड एग्जाम्पल है वो इसके नीचे आपने राइट डाउन करनी है। स्केलर क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, दोनों ठीक है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, सिर्फ मिकदार बताने से बात का वाज़े तौर पे पता चल जाए, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। अब वो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी हमने चैप्टर नंबर 1 में लेक्चर में बिल्कुल डिफाइन किया था कि फिजिकल क्वांटिटीज मेजरेबल क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो ये ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें आप सिर्फ उसकी मिकदार बताते हो और सामने वाले बंदे को बात कंप्लीटली समझ में आ जाती है। अब आप एक दुकानदार के पास जाते हो, आप उसे कहते हो जी 5 किलोग्राम चीनी दे दे। अब जब आपने कहा 5 किलोग्राम चीनी दे दे तो वो आपकी बात कंप्लीटली अंडरस्टूड कर चुका है, उसको आपकी बात समझ आ चुकी है कि 5 किलोग्राम चीनी देनी है। सिर्फ आपने क्या बताई, मिकदार। अब आप दुकानदार के पास जाते हैं, आप कहते हैं चीनी दे दें, वो आपको दे देगा चीनी? बिल्कुल भी नहीं देगा। वो कहेगा भाई कितनी चीनी चाहिए आपको, फिर आप उसे मिकदार बताएंगे जी 1 किलोग्राम चीनी चाहिए, 2 किलोग्राम या 5 किलोग्राम, आप मिकदार बताएंगे, वो आपको दे देगा। इसी तरह आप सब्जी वाले के पास जाते हैं, आप कहते हैं जी 2 किलोग्राम आलू या कोई भी वेजिटेबल आप लेते हैं, तो आप उसको ये बताते हैं कि इतने किलोग्राम हमें चाहिए, आप उसे मिकदार बताते हैं कि कितनी चाहिए। कितनी चाहिए? 2 किलोग्राम चाहिए। कितनी चाहिए सब्जी? 4 किलोग्राम चाहिए, तो वो आपको दे देगा। आपको सिर्फ और सिर्फ मिकदार बतानी पड़ती है और उसके बाद वो चीज़ आपको मिल जाती है। तो इसकी मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखी हैं। स्पीड है, एक आप कहते हैं कि फलां बंदा 40 या 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था, तो आपको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है किस तरफ जा रहा था, बस एक कोई भी साइड थी उसके ऊपर वो जा रहा था। उसके बाद टाइम है जी 2 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं। एक बंदा आपसे टाइम पूछता है जी कि कितना टाइम हो रहा है, आप कहते हैं 4 बज रहे हैं। कितना टाइम हो रहा है? 4 बज रहे हैं। व्हाट इज 4? ये 4 क्या है? 4 क्या है? तो ये मिकदार है, वो आपको मिकदार बता रहा है। उसके बाद है टेम्परेचर, कि व्हाट इज टेम्परेचर नाउअडेज, आजकल कितना टेम्परेचर है? 26 डिग्री सेंटीग्रेड है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, और वाट एवर सो जो भी है। तो ये चीज़ बताने से हमें पता चल जाता है कि इतने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। हमने सिर्फ क्या बताई? मिकदार बताई है। ऐसी क्वांटिटीज जिनकी सिर्फ और सिर्फ मिकदार बताने से बात वाज़े तौर पर समझ में आ जाए, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके एग्जांपल्स भी यहाँ पे राउट डाउन की हैं। उसके बाद है जी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में हम क्या करते हैं जी? वेक्टर क्वांटिटी में हम डायरेक्शन भी साथ बताते हैं। मैग्नीट्यूड तो ज़रूरी है, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, मिकदार भी और डायरेक्शन भी। अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे फोर्स है, अब मैं कहता हूं जी चेयर के ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लगाएं, एक बच्चे से कहता हूं, अब वो खड़ा है, अब उसे नहीं पता कि 5 न्यूटन फोर्स, तो समझ में आ गई है कि मैंने चेयर के ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लगानी है। अब उसे ये नहीं पता कि 5 न्यूटन फोर्स मैंने चेयर को आगे घसीटने के लिए लगानी है या पीछे धकेलने के लिए 5 न्यूटन फोर्स लगानी है, या दाएं खींचने के लिए लगानी है या बाएं खींचने के लिए लगानी है। अब ये आगे पीछे दाएं बाएं, ये क्या है? ये डायरेक्शन है। ये क्या है? ये डायरेक्शन है।
कि मैंने 5 न्यूटन भी कहा कि 5 न्यूटन फोर्स लगानी है, न्यूटन यूनिट है फोर्स का, 5 न्यूटन फोर्स लगानी है और किस साइड पे लगानी है, दाएं लगानी है या बाएं लगानी है, वेस्ट और ईस्ट, तो ये डायरेक्शन भी बताना ज़रूरी होता है। मेजर 6 डायरेक्शन होती हैं, 4 ये डायरेक्शन और ऊपर नीचे ये भी 2 डायरेक्शन है। तो इनमें तो हमने क्या करना होता है कि वेक्टर क्वांटिटी में हमें डायरेक्शन बताना लाजमी है। फोर्स किस डायरेक्शन में लगानी है बताना पड़ेगा, हमें मिकदार भी बतानी पड़ेगी, भाई कितनी फोर्स, 5 न्यूटन, किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट भी हमें बताना पड़ता है कि हमने मैयर जाना है तो किस तरफ जाना है। तो ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनमें डायरेक्शन बताना लाजमी होता है। अब ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें बताएं तब जो है वो बात क्लियर समझ में आए, इसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ये आपने लिखना भी है और याद भी करना है। थैंक यू सो मच।